बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के भाग 2 को, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। इस भाग के दूसरे अध्याय को आज हम प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है सांस्कृतिक परिवर्तन, और इसका पहला भाग होगा भारत में सामाजिक सुधार। तो शुरू करते हैं अध्याय 2। बच्चों, सांस्कृतिक परिवर्तन को जानने से पहले हम जानेंगे कि संस्कृति क्या होती है। संस्कृति जो कि सम और कृति से मिलकर के बना है। समकृति यानी कि संस्कृति का अर्थ होता है हमारे जीवन जीने का तरीका, अर्थात हमारे जीवन शैली में जो भी भौतिक और अभौतिक पदार्थ या वस्तुएं शामिल होती हैं, वे सभी हमारी जीवन शैली के हिस्से होते हुए हमारी संस्कृति कहलाते हैं, जो कि एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। भौतिक और अभौतिक का अर्थ है भौतिक वस्तुओं में वे सभी वस्तुएं आ जाएंगी जिन्हें हम कहेंगे कि मूर्त वस्तुएं, अर्थात जिन्हें हम छू सकते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं टेबल, पंखा, कुर्सी, ये सभी संस्कृति के भौतिक पक्ष हैं, जिन्हें मूर्त पक्ष भी कह सकते हैं। इसी तरीके से संस्कृति के अभौतिक पक्ष भी होते हैं, जिनमें हम विचारों की बात कर सकते हैं, मान्यताओं की बात कर सकते हैं। तो संस्कृति भौतिक पक्षों और अभौतिक पक्षों दोनों से मिलकर के बनती है। यदि हम बात करें इस जीवन जीने के तरीके में भौतिक और अभौतिक पक्षों की, तो हम उदाहरण के रूप में भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि हम तुलसी के पौधे की बात कर सकते हैं। यदि हम तुलसी के पौधे को देखते हैं और छू सकते हैं, तो यह हमारी संस्कृति का भौतिक पक्ष है। लेकिन तुलसी के पौधे से जुड़ी पवित्रता की अवधारणा हमारे लिए हमारी संस्कृति का अभौतिक पक्ष है। तो इस प्रकार यह संस्कृति जो होती है भौतिक और अभौतिक तत्वों से मिल करके बनती है, जिसे हम कहते हैं जीवन जीने का तरीका या हमारी जीवन शैली। इस जीवन शैली में धीरे धीरे परिवर्तन भी आते हैं, यानी हमारी संस्कृति में समय के साथ परिवर्तन भी आते हैं और इसका हस्तांतरण भी पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। इसी की उदाहरण के रूप में हम कहेंगे कि भारतीय संस्कृति का हस्तांतरण भी हम पीढ़ी दर पीढ़ी देखते हैं, जिसके लिए कि हम उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि हम बड़ों के आदर और सम्मान में उनका चरण स्पर्श करते हैं, और यह पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है, जो कि भारतीय संस्कृति का उदाहरण है। हम जानते हैं कि उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में जो हस्तक्षेप हुए, उन्हीं के परिणाम स्वरूप जब राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, कला और खेती, उद्योग, इन सभी में हस्तक्षेप किया गया, तो उसके परिणाम स्वरूप हमने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत से परिवर्तन देखने को मिले थे। यानी कि इस उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति में विभिन्न परिवर्तन हुए थे। उन परिवर्तनों की चर्चा हम उदाहरणों के माध्यम से करेंगे। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि कुछ नवीन प्रक्रियाओं का जन्म होता है भारत में, जिसमें हम औद्योगिकरण की बात कर चुके हैं और नगरीकरण की बात भी कर चुके हैं। औद्योगिकरण और नगरीकरण के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि भारत की ग्रामीण जनता कहाँ पलायन करती है? नगरों में पलायन करती है। इसी तरीके से उनकी निर्भरता जो प्राचीन समय में मुख्य रूप से कृषि पर थी, वह औद्योगिकरण और नगरीकरण के परिणाम स्वरूप किस में बदलने लगती है? उद्योगों में बदलने लगती है। इस प्रकार यह एक परिवर्तन था किसका? भारत में उपनिवेशवाद का, कि औद्योगिकरण और नगरीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय लोगों में किस प्रकार से उनकी संस्कृति में रूपांतरण हमें देखने को मिला था। इस रूपांतरण के कारण ही हम कहते हैं कि भारतीयों की मान्यताएं, मूल्य, भारतीयों के मानदंड और भारतीय संस्कृति में व्याप्त फैशन, सभी में बहुत बड़ा रूपांतरण देखने को मिला था। तो इस प्रकार हमारी संस्कृति में बहुत से परिवर्तन हमने देखे थे, जो कि हमने दो प्रकार से विभाजित किए हैं। पहले वे प्रभाव जो कि औपनिवेशिक शासन के प्रभाव की उत्पत्ति थी, यानी कि अंग्रेजी शासन के परिणाम स्वरूप कौन से परिवर्तन आए थे। तो हम कहेंगे कि अंग्रेज़ों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप 19वीं सदी में
भारत के समाज सुधारकों ने भारत की सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। इसी तरीके से 20वीं शताब्दी में भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं ने समाज की कुरीतियों को समाप्त करने की बात की। तो कुल मिलाकर के पहले परिवर्तन में हम कहेंगे कि औपनिवेशिक शासन के परिणाम स्वरूप 19वीं सदी में हमारे भारतीय समाज सुधारकों ने समाज की कुरीतियों की तरफ हमारा ध्यान दिलवाया। दूसरी तरफ यदि हम 20वीं शताब्दी की बात करते हैं तो हम कहते हैं उस समय पर हमारे कुछ प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं ने समाज की कुरीतियों को समाप्त करने का पक्ष लिया था और इन दोनों ने प्रमुख रूप से जिस वजह से समाज में सुधार की बात की थी तो उन्होंने दो क्षेत्रों में सुधार की बात की थी। एक थी महिला अधिकार और दूसरा था दलितों का शोषण यानी दलित शोषण। तो यह पहले प्रकार का परिवर्तन है जो हम इस अध्याय में देखेंगे। दूसरा प्रकार का जो परिवर्तन है वह सांस्कृतिक व्यवहारों में होने वाला परिवर्तन है, यानी कि हमारी संस्कृति में क्या क्या परिवर्तन आए थे। इसी के परिणाम स्वरूप हम 4 प्रक्रियाओं की बात करेंगे जो कि हमारी संस्कृति में परिवर्तन लाती हैं, जिसमें हम बात करेंगे संस्कृतिकरण की, आधुनिकीकरण की, लौकिकीकरण की और पश्चिमीकरण की। यानी कि हम 2 प्रकार के परिवर्तनों की बात करते हैं, एक औपनिवेशिक शासन के परिणाम स्वरूप आने वाले परिवर्तन और दूसरे वे परिवर्तन जो कि हमारी संस्कृति में हमें संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण या फिर लौकिकीकरण के परिणाम स्वरूप देखने को मिलते हैं। इसी के साथ हम कहते हैं कि तत्कालीन समाज में बहुत सी कुरीतियां विद्यमान थी, जिसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे सती प्रथा की, फिर बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध यानी विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं होना और जाति भेद। पूर्व की ये 3 कुरीतियों की बात हमने पिछले अध्याय में की है। हम बात करते हैं अब जाति भेद की, यानी कि जातिवाद, जिसे हम छुआछूत के रूप में भी जानते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक कक्षा है और उसमें एक अध्यापक को समाज के प्रभुत्वशाली व्यक्ति द्वारा यह बताया गया है कि एक छात्रा जो है वह अन्य छात्र छात्राओं से अलग है और इस कारण वह दरी पर ना बैठ करके एक कोने में बैठ करके अध्ययन कर रही है। और यह उदाहरण है प्रतीकात्मक रूप में भारत में समाज में व्याप्त जातिवाद या भेदभाव का, या कि ऊंच नीच भी हम इसे कहते हैं। इस प्रकार से तत्कालीन समाज में सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह निषेध और जातिवाद, ये सभी प्रकार की कुरीतियां विद्यमान थी। और इसी के विरुद्ध हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में भी बहुत सारे उदाहरण विरोध स्वरूप में हमने देखे थे। जैसे कि हम बात कर सकते हैं बौद्ध धर्म की, यानी कि बौद्ध धर्म इन कुरीतियों के विरोध में बहुत पहले ही खड़ा हो गया था। कहने का अर्थ यह है कि उपनिवेशवाद से पहले भी इन कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ भारत में उठाई गई थी, जिसका उदाहरण है बौद्ध धर्म। और इसके साथ ही यदि हम हिंदू और मुस्लिम धर्म की बात करें तो उनमें भी इन कुरीतियों के विरुद्ध स्वर उठाया गया था। जैसे कि हम भक्ति आंदोलन की बात कर सकते हैं और सूफी आंदोलन की बात भी कर सकते हैं। इन दोनों आंदोलनों में धार्मिक रूप से पाखंड का खंडन किया गया था। कहने का अर्थ यह है कि आप ईश्वर से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क कर सकते हैं यदि आप भक्ति मार्ग को अपनाते हैं, और उसमें किसी भी तरीके के दिखावे को इन्होंने नकार दिया था। यानी कि आम जनता में धर्म की वास्तविक व्याख्या करने का कार्य सूफी आंदोलन और हमारे भक्ति आंदोलन ने किया था। ये सभी प्रयास हमारे उपनिवेशवाद के आने से पूर्व के प्रयास थे, यानी कि उपनिवेशवाद से पहले भी भारत की कुरीतियों के विरुद्ध भारत में आवाज़ उठाई गई थी। इसी तरीके से यदि हम बात करें कि भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन मिश्रित विचारों पर आधारित थे, अर्थात हम कहेंगे कि वह मिश्रित विचार हैं, आधुनिकता भी
साथ ही साथ परंपरागत साहित्य, जिसमें हम भारतीय धर्म ग्रंथों की बात करते हैं। यानी कि अब भारत में जो धर्म सुधार आंदोलन हो रहे थे या सामाजिक सुधार आंदोलन हो रहे थे, उसमें आधुनिक विचार भी थे और हमारे प्राचीन साहित्य की पुनर्व्याख्या या उनको फिर से व्याख्या करने की बात भी कही थी। और उसके उदाहरण के रूप में हमारे पुस्तक में राजा राममोहन जी की बात की जाती है। राजा राममोहन राय, जिन्होंने मुख्य रूप से प्रयास किया था सती प्रथा के लिए। इसी कारण इनके विरोध को देखते हुए ही हमने सती प्रथा के लिए कानून भी बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। कहने का अर्थ यह है कि राजा राममोहन राय प्राचीन धर्मशास्त्रों की व्याख्या के आधार पर यह कहते हैं कि सती प्रथा का नियम के अनुसार भी विरोध होना चाहिए। यानी कि हमारे धर्मशास्त्रों में सती प्रथा का समर्थन नहीं किया गया है और इस प्रकार से उन्होंने प्राचीन धर्मशास्त्रों की ओर प्रकाश डाला कि वह इस कुरीति को नहीं मानते। इसी तरीके से यदि हम दूसरे उदाहरण की बात करते हैं तो हम कहेंगे महादेव गोविंद रानाडे जी का उदाहरण। महादेव गोविंद रानाडे जी, इन्होंने विरोध किया था विधवा विवाह निषेध का। यानी कि महादेव गोविंद रानाडे जी ये कहते हैं कि द टेक्स्ट ऑफ हिंदू लॉ के माध्यम से कि हम वेदों की पुनर्व्याख्या करें, वेदों की पुनर्व्याख्या करें। और उसके माध्यम से उन्होंने यह बताया कि वेदों में विधवाओं का पुनर्विवाह करने का समर्थन किया गया है। इस प्रकार ये प्राचीन समय में विधवाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे और उन्होंने इसके लिए द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ में सीधा सीधा हमारे वेदों का उदाहरण आम जनता के लिए बताने के लिए रख दिया था। इसी तरीके से हम बात करते हैं तीसरे उदाहरण, जिन्होंने कि भारतीय प्राचीन परंपरागत धर्म ग्रंथों और अन्य धार्मिक ग्रंथों की बात की इसके समर्थन में कि भारत में सामाजिक सुधार होना चाहिए और ये सामाजिक कुरीतियाँ जो कि धर्मांधता के रूप में विद्यमान है उसे समाप्त करना चाहिए। और उसी का उदाहरण है सर सैयद अहमद खान जी, जिन्होंने इस्लाम के प्रमुख धर्म ग्रंथ कुरान को इस प्रकार से व्याख्या के रूप में बताया कि कुरान में भी आधुनिकता का पुट विद्यमान है। अर्थात उन्होंने यह कहा कि कुरान के अंतर्गत हम उस समय अन्वेषण का जो विरोध देख रहे थे वह कुरान में विद्यमान है। अर्थात खोज को कुरान भी समर्थन देता है, यानी कि आधुनिक विचारों को कुरान भी समर्थन देता है। इस कारण सर सैयद अहमद खान जी ने कुरान की व्याख्या भी पुनः करने की कोशिश की, जिससे कि इस्लाम धर्म के अंदर रूढ़िवादिता को समाप्त किया जाने का प्रयास प्रारंभ हो। इसी तरीके से हम बात करते हैं आधुनिक विचारों की। मिश्रित विचारों में हमने प्राचीन भारतीय साहित्य के प्रतीकों के रूप में राजा राममोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे जी और सैयद अहमद खान जी की बात की। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे पश्चिमी उदारवाद की या आधुनिकता की। तो हम कहेंगे कि उस समय में यूरोप में कुछ प्रमुख प्रक्रियाएं चल रही थी जिनकी वजह से आधुनिक विचारों का बहुत ज़्यादा प्रचार और प्रसार हो रहा था। तो हम कहेंगे उसमें था प्रमुख धर्म सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण और बुद्धिवाद। ये तीनों आंदोलन यूरोप में उस समय पर चल रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में भी उनका प्रभाव पड़ता है। यानी कि हम भारतीय भी उन आधुनिक विचारों को अब समझ रहे थे और इसके आधार पर हम उदारता की बात कर रहे थे, यानी कि पश्चिमी उदारवाद का प्रभाव भारत में भी पड़ रहा था। और इस कारण हमने हमारी शिक्षा प्रणाली में भी उस उदारवाद को स्थान देना प्रारंभ किया और हमारी शिक्षा प्रणाली में मुख्य रूप से हमने सामाजिक विज्ञानों और भाषा साहित्य इन दोनों विषयों में हमने सामाजिक उदारता का पुट
सम्मिलित करना प्रारंभ किया हमारी नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत। इस प्रकार हम पश्चिम के आधुनिक विचारों को भी हमारी नवीन शिक्षा प्रणाली में शामिल कर लेते हैं। इसी तरीके से हम उनकी मानवतावाद की अवधारणा, पंथ निरपेक्षता और समानता की भावना को भी हमारी शिक्षा प्रणाली में स्थान दे देते हैं। कुल मिलाकर के हमारे समाज में सुधार आंदोलनों में हम सिर्फ आधुनिक ही नहीं हो रहे थे, बल्कि हम हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों के बारे में भी जान रहे थे कि उनमें रूढ़िवादिता के स्थान पर आधुनिक विचार, उदारता, पंथ निरपेक्षता और समानता की बात की गई है। इसी तरीके से यदि हम बात करें तो उस समय पर सतीश सबरवाल जी, जो कि एक प्रमुख समाजशास्त्री थे, उन्होंने कहा कि भारत में आधुनिक परिवर्तन के 3 पहलू हैं, यानी कि 3 तरीके से भारत में आधुनिक परिवर्तन आया था। ऐसा सतीश सबरवाल जी कहते हैं, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। उन्होंने कहा कि भारत में ये आधुनिक परिवर्तन में सबसे पहले यदि बात करें तो संचार माध्यमों की बात की जा सकती है, जिसमें हम बात कर सकते हैं टेलीफोन की, पत्रों या पोस्ट ऑफिस की, हम बात कर सकते हैं टेलीग्राफ की, साथ ही साथ रेल की, और हम बात करेंगे पानी के जहाज की। यानी कि इन सभी के माध्यम से भारत में आधुनिक विचार बहुत ज़्यादा प्रसार हो रहा था, और हम कहेंगे कि विचारों का विनिमय भी हो रहा था, यानी कि विचारों का आदान प्रदान भी बड़े पैमाने पर इन संचार के साधनों के परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिलता है। यानी कि सतीश सबरवाल जी कहते हैं कि आधुनिक परिवर्तन के लिए आवश्यक था कि संचार के साधनों का प्रयोग हो, जो कि उस समय की एक प्रमुख विशेषता थी, जो कि टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीग्राफ, रेल और पानी के जहाज़ों के माध्यम से बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर प्रचार और प्रसार हो रहा था। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि उस समय कुछ संगठन भी निर्मित हुए थे, जिनसे भी आधुनिकता का निर्माण या आधुनिकता का प्रचार प्रसार हो रहा था, और कुछ विचारों की प्रकृति भी हुई थी। अर्थात वाद विवाद के माध्यम से भी हम एक अंतिम निर्णय पर पहुँचे कि हमें आधुनिकता की ओर आगे बढ़ना है। इसी के उदाहरण के रूप में हम कहते हैं कि भारत के समाज सुधारकों में विचार विनिमय कैसे हुआ, तो हमने कहा यह विचार विनिमय संचार के साधनों के माध्यम से हुआ था। संचार के साधनों में अभी हमने जो उदाहरण देखे, उसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि केशव चंद्र जी सेन, इन्होंने बंगाल से होते हुए, जो कि ये बंगाल के निवासी थे, ये मद्रास जाकर समाज सुधार के लिए प्रयास करते हैं, जो कि किसका प्रभाव था? संचार के साधनों का ही प्रभाव था। यानी कि सतीश सबरवाल जी जो कहते हैं कि संचार के साधनों से भी आधुनिकता आई थी, उसी का उदाहरण है कि केशव चंद्र सेन, जो कि बंगाल के निवासी थे, मद्रास में जाकर आधुनिकता के विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं और समाज में सुधार के लिए प्रयास करते हैं। इसी तरीके से हम पंडित रमाबाई जी की भी बात करते हैं। इन्होंने भी भारत में भ्रमण कर सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इसी तरीके से हम ईसाई मिशनरियों की बात भी कर सकते हैं, और इनके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि यह पूर्वोत्तर भारत में जा कर के समाज की कुरीतियों के विरुद्ध लोगों को जागृत करने का कार्य करते हैं, जिसमें कि यह नागालैंड, मेघालय और मिजोरम जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं। इसी तरीके से यह प्रचार प्रसार विदेशों में भी किया जाने लग रहा था। तो समाज सुधार बड़े पैमाने पर संचार के साधनों के माध्यम से भारत में आ रहा था। इसी तरीके से यदि हम बात करें तो कुछ आधुनिक सामाजिक संगठनों की स्थापना भी हमारे समाज में सुधार के लिए उत्तरदायी थी। जैसे कि हम बात करें, बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। इसी तरीके से पंजाब में आर्य समाज की स्थापना की गई, और 1914 में अंजुमन खवातीन इस्लाम की स्थापना की गई, जो कि इस्लाम धर्म की महिलाओं का प्रथम राष्ट्रीय संगठन था।
कुल मिलाकर के ऐसे संगठनों की स्थापना हुई जो कि आधुनिकता की तरफ भारत को ले जा रहे थे और समाज की कुरीतियों के प्रति उन्हें जागरूक भी कर रहे थे कि हमें इन कुरीतियों को धीरे धीरे छोड़ना भी चाहिए ताकि हमारा समाज पीछे ना मुड़ करके आगे बढ़े और आधुनिकता, उदारता, पंथ निरपेक्षता और समानता की बातों को समझे। इसी के परिणाम स्वरूप हम कहते हैं कि विभिन्न जनसंचार के माध्यमों से समाज सुधारकों ने सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श किया था या विचार विनिमय किया था। यानी हमारे समाज सुधारक कुछ मुद्दों पर असहमत होते हुए भी अंतिम रूप से कुछ प्रमुख बातों पर सहमत होते हैं कि समाज के सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाना बहुत ही ज़रूरी है। इसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि सुधार हेतु कुछ विचार भारत में आते हैं और ऐसे सामाजिक सुधारों के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतंत्रता व उदारवाद भी आवश्यक है। यानी कि अब समाज के सभी समूहों अथवा समुदायों, सभी वर्गों, सभी जातियों और लिंगों में विद्यमान असमानता की भावना को समाप्त करना होगा और सभी के लिए स्वतंत्रता की बात, सभी के लिए उदारता की बात इस सामाजिक सुधार में करनी होगी। इसी के परिणाम स्वरूप जो दूसरा सामाजिक सुधार था वह था परिवार की रचना और विवाह में कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिले थे। हम जानते हैं कि भारत की विशेषता है संयुक्त परिवार और इन संयुक्त परिवारों में भी पितृसत्तात्मक परिवार और कई बार यह पितृसत्तात्मक परिवारों में निरंकुशता भी देखने को उदाहरण के रूप में मिलती थी। यानी कि महिलाओं को बोलने या अपने विचार रखने की स्वतंत्रता उन पारंपरिक समाजों जिसमें कि संयुक्त परिवार भी था बहुत कम देखने को मिली थी। यद्यपि हम वैदिक काल में जब जाते हैं तो उस समय पर यह इतनी विषमता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे पितृसत्तात्मकता और निरंकुशता समाज में संयुक्त परिवार में भी देखने को मिल रही थी। लेकिन आधुनिकता के परिणाम स्वरूप और सामाजिक सुधारों के परिणाम स्वरूप परिवार की रचना में और हम देखते हैं विवाह की रचना में महिलाओं को भी अधिकार देने की बात की गई कि आपको भी अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता दी जाएगी। इस प्रकार यह भी एक बहुत ही बड़ा सामाजिक सुधार का स्वरूप था जो महिलाओं के लिए हितकारी था। आधुनिकता भी व प्राचीनता भी, यानी कि हम समाज सुधार में केवल आधुनिक होने की बात नहीं कर रहे थे। हमने उदाहरणों के माध्यम से यह समझा कि हम अपने प्राचीनता को भुला नहीं रहे थे, बल्कि उनकी वास्तविक रूप से जो सच की व्याख्या है वो की जा रही थी और उसमें हमने कुछ उदाहरण भी देखे हैं। यानी आधुनिकता के साथ प्राचीन विरासत को भी संजोए रखने की बात हमने की थी और इसी के तहत हमने महिला शिक्षा का उदाहरण भी लिया था। महिला शिक्षा के लिए सबसे पहले हमारे समाज सुधारक ज्योतिबा फूले जी ने भारत में पुणे यानी कि महाराष्ट्र में एक महिला विद्यालय खोला था जो कि उस समय में एक क्रांतिकारी कदम था। यानी कि अब हम महिला शिक्षा के लिए भी जागरूक होने लगे, लेकिन यह महिला शिक्षा का बिंदु भी विवाद का बिंदु बन जाता है। कारण यह होता है कि समाज सुधारक कहते हैं कि भारत में महिला शिक्षा को बढ़ाना चाहिए, वहीं एक दूसरा पक्ष यह कहता है कि महिला शिक्षा तो प्राचीन वैदिक समाज में भी विद्यमान थी, लेकिन तीसरा पक्ष यह कहता है कि यह महिला शिक्षा केवल विशेषाधिकार प्राप्त समूहों के लिए ही उपलब्ध थी, ना कि आम महिलाओं के लिए। लेकिन इन तीनों बिंदुओं पर असहमति होने के पश्चात एक आम सहमति यह बनती है कि महिला शिक्षा को अब आज के समय में बहुत ही आवश्यक रूप से भारत में भी लाना होगा और महिलाओं को अधिकार शिक्षा के लिए देने ही होंगे। तो यह एक आम सहमति अंत में बन जाती है। इसी तरीके से हम बात करते हैं बहुविवाह का विरोध। इसमें भी हम बात करते हैं इस्लामिक बहुविवाह प्रथा, यानी कि इस्लाम धर्म में बहुविवाह को अनुमति दी जाती है, लेकिन उसके विरोध में भी उस समय पर जहान आरा नाम की महिलाओं ने महिला सम्मेलन में इसके विरोध में स्वर
उठाए थे। उन्होंने यह कहा कि मुस्लिम महिलाओं को ही इसके लिए आगे आना होगा और वे यह कहती हैं कि हमें अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए हमारे रिश्तेदारों में ही बहुविवाह को रोकने का प्रयास प्रारंभ करना चाहिए, जिससे कि मुस्लिम धर्म के बहुविवाह की कुप्रथा का समाप्त की ओर प्रयास किया जा सके। तो यह एक बहुत ही बड़ा उदाहरण था समाज में सुधार का, जो कि इस्लामिक समाज में उस समय पर जहान आरा जी ने शुरू किया था। इसी तरीके से हम भारतीय सती प्रथा का उदाहरण भी हमारी पुस्तक में देखते हैं। यानी कि सती प्रथा एक बुराई थी जिसके विरोध में ब्रह्म समाज खड़ा होता है, लेकिन इस ब्रह्म समाज के विरोध में भी बंगाल में धर्म सभा का गठन कर दिया जाता है। यानी कि यह धर्म सभा यह कहती है कि समाज सुधारकों को कोई अधिकार नहीं है कि हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों में हस्तक्षेप करें, और इस कारण वह एक पत्र अंग्रेजी सरकार को भी लिखती है। यानी कि वह नहीं चाहती कि भारतीय जो प्राचीन परंपराएं हैं जिसमें वह सती प्रथा को भी मानती थी, तो सती प्रथा के विरोध में ब्रह्म समाज या इस प्रकार के समाज सुधार हो। तो इस कारण हमारी बंगाल में धर्म सभा का गठन होता है। लेकिन धीरे धीरे धर्म सभा और इस तरीके के कुछ जो विरोध सामने आते हैं वह उसके खिलाफ ही हम देखते हैं कि सती प्रथा के विरोध में कानून का निर्माण कर दिया जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राममोहन राय जी के द्वारा। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इन समस्त सुधारों का परिणाम यह हुआ कि भारत आधुनिकता की ओर बढ़ रहा था और हमने आधुनिक शिक्षा का भी समर्थन किया था, जिसमें हम बात करेंगे समानता का विचार था, उदारता का विचार था, पंथ निरपेक्षता और स्वतंत्रता का विचार था। तो यह सभी आधुनिक विचार हमें हमारे समाज में इन समाज सुधारों के परिणाम स्वरूप देखने को मिलते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप ज्योतिबा फूले जी के स्कूल में 13 वर्ष की बालिका मुक्ताबाई दलित समाज में व्याप्त अन्यायों के खिलाफ एक कविता लिखती हैं और वे कहती हैं कि हर वो मजहब जो कुछ लोगों को सहूलियत देकर बाकी को वंचित कर दे, हर उस मजहब को इंसान इस धरती से वंचित कर दे, हर उस मजहब के लिए एक ज़रा भी गुरूर को इंसान अपने जहन में ना रहने दे। यानी कि मुक्ताबाई जी उस समय के दलित अन्याय के विरुद्ध यह कविता लिखती हैं और कहती हैं कि हमें उस मजहब को ही नकार देना चाहिए जो कि किसी और मजहब को वंचित करने की बात करता हो। तो इस प्रकार हमने प्रथम भाग में देखा कि भारत में किस प्रकार के सामाजिक सुधार हो रहे थे और उसके लिए किन किन प्रयासों ने हमने उदाहरण के रूप में देखे हैं। धन्यवाद।